हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही हो। तो चलो उन स्टडीज को थोड़े से और अच्छा बनाते हो। आज हम अपनी सीए फाउंडेशन की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 5, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक बार ये आपके कंसेप्ट बिल्ड हो गए ना, क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आएगा। ऐसे मतलब पजल टाइप लगेंगे कि हाँ फटाफट फटाफट और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें आपके स्टडी मेट में थ्योरी भी काफी सारी दे रखी है एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा दे रखा है। लेकिन एग्जाम में 99% ऑफ द टाइम्स क्या कवर होता है? प्रैक्टिकल पार्ट। तो हम अपने रिवीजन में क्या कवर करने वाले हैं? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। थ्योरी आपके नोट्स में दे रखी है, आप रीड जरूर करना। हो सकता है ट्रू फोर्स में बाई चांस एक ट्रू फोर्स आ जाए, ठीक है। लेकिन 2 मार्क्स के लिए हम इतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, थ्योरी अभी सिर्फ जस्ट रीड करेंगे। कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि एसेट की वैल्यू कम होना। कौन से एसेट की वैल्यू कम होना? टेंजिबल आइटम्स। टेंजिबल आइटम्स जैसे कि आपका मोटर व्हीकल, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे एसेट्स की वैल्यू कम होना इज डेप्रिसिएशन। और इंटेंजिबल एसेट्स लाइक कॉपीराइट, पेटेंट, फ्रेंचाइजी, इनकी वैल्यू कम होना इज अमोर्टाइजेशन। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन हम लगाते क्यों है। करेक्ट इनकम मेजर हो जाए, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाए, फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट एंड असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि बेसिकली क्या होता है कि हमें ये चीज पता चल जाए कि हमारा एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लग रही है और उससे हम अपना ट्रू पीएनएल और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन कर सके। इसको रीड कर लेना। फिर कुछ फैक्टर्स है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में कि कॉस्ट कैसे आती है एंड देन कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या नहीं होती, वो सारा जस्ट रीडिंग का पार्ट है। एक बार आप रीड कर लेना। 10 to 15 मिनट से फालतू नहीं देना है इसको रीडिंग के लिए, ठीक है। हम आते हैं अपने मेन कंसेप्ट में, मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के जो सबसे कॉमनली यूज मेथड्स होते हैं ना, दो मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम होता है WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखो मैं ना आपको एग्जांपल देती हूँ कैसे होता है। जैसे सपोज इफ आई से कि आपके कॉस्ट ऑफ एसेट है ₹1,20,000। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ एसेट, जितने में आपने खरीदा। आपकी यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स, 10 इयर्स की, एंड इसकी स्क्रैप वैल्यू है ₹10,000। ठीक है, मतलब एक 20 में खरीदा, 10,000 मेरे को लास्ट में रियलाइज हो जाएंगे, 10 इयर्स की यूजफुल लाइफ है। तो हमारा SLM के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन पता है कितना होगा। मेरी कॉस्ट कितनी लगी 120, जिसमें से 10 की क्या हो जाएगी रिकवर। तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी 1,10,000, और वो कितने साल तक एसेट चलेगा 10 इयर्स। तो मैं हर साल डेप्रिसिएशन पता है कितना चार्ज करने वाली हूँ, 1,10,000 डिवाइड बाय 10 इयर्स, ₹11। हर साल में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करूंगी 11,000। कोई डाउट इस चीज पे? इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मतलब इसमें हम क्या मानते हैं, इक्वल हमारा एसेट यूज हो रहा है, हम हर साल डेप्रिसिएशन में क्या लगाएंगे, इक्वल। जैसे आपको ना एक एग्जांपल और दे रखा है, अगर आपने 1 मार्च को एसेट परचेज करा, ठीक है, 31 मार्च को ईयर एंड होता है, तो अभी साल के खत्म होने में कितना टाइम बच रहा है, 1 मंथ। डेप्रिसिएशन कितने टाइम का लगेगा, सिर्फ 1 मंथ का। Depreciation will be provided for a period of 1 month only. Asset 110 का खरीदा, रेजिडुअल वैल्यू 10,000, ठीक है, और यूजफुल लाइफ है 5 years। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1,10,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5 years इज इक्वल्स टू ₹20,000 एवरी ईयर। डन है यहाँ तक? फर्स्ट मेथड क्लियर है, स्ट्रेट लाइन मेथड, हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको मार्क कर लेना, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। स्क्रैप वैल्यू या फिर इसका दूसरा नाम हो सकता है रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू मतलब लास्ट में जो वैल्यू बचेगी। सेकेंड अपना मेथड आता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हम हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगा वो लेस करने के बाद जो WDV आई उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे देखो इसका एक एग्जांपल दे रखा है, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अ मशीनरी इज परचेज फॉर ₹1 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज WDV 10%। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा फर्स्ट ईयर में 1 लाख का 10% 10,000।
फिर WDV कितनी बचेगी 90,000, 1 लाख में से 10 चले जाएंगे। अगले साल इस 90 पे डेप्रिसिएशन लगेगा 9,000, फिर WDV कितनी बची 81,000। नेक्स्ट ईयर कितना डेप्रिसिएशन 8100, फिर 8100 लेस हो जाएगा, जो वैल्यू बचेगी उस पर डेप्रिसिएशन। और यही अगर SLM होता तो पता है हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगता है 10,000। क्लियर है ये चीज? तो हमारा ये होता है SLM और WDV में एक फिक्स परसेंटेज से डिमिनिशिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगता है, प्लांट एंड फिक्सचर्स वगैरह सब पे किसी पे भी लग सकता है। इसमें कभी भी एक्सटेंशन नहीं होगी क्योंकि कुछ रुपीस बचते जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक अजम्पशन होता है कि कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स विल इंक्रीज एज एसेट्स गेट ओल्ड। स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन ज्यादा, रिपेयर कॉस्ट कम, P&L में चार्ज होगा। बाद में डेप्रिसिएशन कम, रिपेयर कॉस्ट ज्यादा, P&L में बैलेंस हो जाएगा। डन। इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि परसेंटेज अगर हमने गलती से कम लगा दिया ना तो एसेट खराब होने के बाद, पूरा यूज होने के बाद भी हो सकता है वो एसेट आपकी बुक्स में दिख रहा हो क्योंकि जीरो तो कभी होएगा नहीं। तो ये इसका क्या है डिसएडवांटेज। दोनों मेथड्स क्लियर है। SLM में हर साल इक्वल और WDV में रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कौन सा लगाना? अगर आपको यूजफुल लाइफ दे रखी है SLM लगा दो, आपको बोला है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, SLM लगा दो। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन WDV मेथड लगा दो, ठीक है। रेट परसेंटेज दे रखा है, WDV बोल रखा है, WDV लगा दो। डन। दोनों मेथड्स क्लियर है। इसके बाद आपको ना क्वेश्चन जस्ट गो थ्रू कराते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन ब्रदर्स एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2021 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹14 lakhs एंड स्पेंड 1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो टोटल मशीन कितने की पड़ी 15 लाख। हमारी एंट्री क्या बनेगी? एसेट आ रहा है, एसेट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसे जा रहे हैं टू बैंक। आप इसको कंबाइंड 15 भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख देना इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख, ठीक है। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% ऑन ओरिजिनल कोस्ट। ओरिजिनल कोस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो हमारा 15 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगा। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हमने परचेज कब करी? 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन। तो अपना कैसे लगेगा 15 लाख इंटू 6 मंथ्स इंटू कितना रेट है अपना 10%, तो कितना आ गया 75,000। बाय बैलेंस कैरिड ऑन 1425। ये नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा रोड डाउन। हमसे सेकेंड ईयर का भी पूछा है। अब 1425 पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, वेरी गुड। 1425 पे नहीं लगेगा। अपना कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अभी 15 लाख पे लगेगा। 15 लाख पे पूरे साल का 1.5 लाख और बैलेंस कितना बच गया 12,75,000। वेरी गुड। डेप्रिसिएशन अकाउंट बना देंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है डेबिट टू एसेट और P&L से राइट ऑफ कर देंगे, P&L टू डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर का भी ऐसे करेंगे। क्लियर? यही सेम क्वेश्चन अगर 10% पर एनम होता, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं बोला, तो पता है सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? WDV पे। जो आपकी सेकेंड ईयर में WDV बच रखी थी ना, उस पे आपका क्या लग जाएगा डेप्रिसिएशन। क्लियर है? ऊपर वाले केस में सेम क्वेश्चन, ओरिजिनल कॉस्ट 15 लाख पे 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन लगा था और यहाँ पे जो रिटर्न डाउन वैल्यू बची है उस पे 10%। क्लियर? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। आई होप ये दोनों मेथड्स क्लियर होंगे। कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। फिर अपनी देखो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है, मैं आपको बता देती हूँ अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है। इसमें आपको ग्रॉस मेथड एंड नेट मेथड के अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है। देखो अकाउंटिंग करने के ना अपने पास 2 तरीके होते हैं। हाउएवर ये अभी हमारे बाद के क्वेश्चंस में काम आएगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। अपने पास 2 तरह के मेथड्स होते हैं, ग्रॉस मेथड एंड नेट मेथड, ठीक है। नेट मेथड जो भी हमने पढ़ा, जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन is an expense debit to asset account and while writing of it to P&L we will do P&L to depreciation. This is your net method. इसमें आपका एसेट की वैल्यू कम होती जाती है। ग्रॉस मेथड में हम पता क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना है, इट इज अ मैंडेटरी एक्सपेंस। एसेट की वैल्यू को कम नहीं करते, हम एक सेपरेट अकाउंट बना देते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है।
और फिर इसको 4 सेम करते हैं P&L टू डेप्रिसिएशन। तो दोनों में फर्क पता है क्या आया, इसमें एसेट की वैल्यू कम हुई है और इसमें एसेट की वैल्यू कम नहीं हुई, एक सेपरेट अकाउंट ओपन हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये आगे क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी, अभी इसको यहीं पे होल्ड कर दो, ठीक है जी। फिर अपना नेक्स्ट मेथड आता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ये मैं आपको इसके बाद बताती हूँ, पहले मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगी, मशीन आवर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड्स, डिप्लेशन मेथड्स। करने का तरीका इनका एज इट इज सेम है। ये पता क्या होता है, कई बार क्या होता है कुछ मशीन्स कुछ एसेट्स क्या होता है आर्ली बेसिस पे चलते हैं, सपोज 2000 आवर्स चलेंगे, 5000 आवर्स चलेंगे, तो जितने जितने आवर्स आपने जिस ईयर में यूज कर लिए उतना उसको डेप्रिशिएट कर देना। तो नंबर ऑफ मशीन आवर्स वर्कड इन अ ईयर बाय टोटल एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स इनटू डेप्रिशिएबल अमाउंट। सिमिलरली यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, अगर यूनिट्स में है कि 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो तो जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी उसके अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट कर देना। डिप्लीशन मेथड जनरली माइंस क्वेरीज में यूज होता है, जितने क्वांटिटी अवेलेबल है क्विंटल से टन से जो भी क्वांटिटी अवेलेबल है उसमें से आपने जितना एक्सट्रैक्ट कर लिया उसके अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट कर लेना। अब मैं आपको ना इन तीनों में से एक क्वेश्चन कराती हूँ, बाकी तो आपके बहुत इजीली हो जाएंगे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तीनों अपने किस चीज के हैं, इन 3 टॉपिक्स के बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं। वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। A machine was purchased for rupees 30 lakhs having an estimated total working of 24,000 hours। एक मशीन है, कितने की खरीदी है, 30 lakhs की। कितने घंटे चलेगी वो टोटल पूरी लाइफ में, 24,000 घंटे। स्क्रैप वैल्यू 2 लाख, तो 30 लाख में खरीदी 2 लाख में बिक जाएगी, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी, 28 lakhs। And anticipated pattern of distribution of effective hours is as follows: 1 to 3 years में 3000 पर ईयर यूज कर लोगे, 4 to 6 में 2600 और 7 to 10 में 1800। रिक्वायर्ड डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आवर रेट मेथड। कितने घंटे यूज करा उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। देखो मैं आपको बताती हूँ, ईयर 1 to 3 एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 30 lakhs। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 2 लाख। आपको पता है कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू लेस करके जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड योर डेप्रिशिएबल अमाउंट, जिस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। स्क्रैप लेस करने के बाद इस टोटल को, मतलब कॉस्ट में से स्क्रैप लेस करने के जो बचता है दैट इज योर डेप्रिशिएबल अमाउंट। इसको मैंने डिवाइड करा, कितने आवर्स थे टोटल, टोटल आवर्स कितने अपने बताओ भाई, 24,000 आवर्स। और हम ईयर 1 to 3 में यूज कितने कर लेंगे, 3000 आवर्स पर ईयर। तो कितना बचा ये, 28 lakhs इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 24,000। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी रुपीज 3,50,000 पर ईयर फॉर फर्स्ट टू 3 years। ऐसे सिमिलरली 4 to 6 एंड 7 to 10 जितने आवर्स यूज करेंगे डिवाइड बाय जितने टोटल आवर्स थे इनटू डेप्रिशिएबल, आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्शन यूनिट्स, जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे बाय टोटल यूनिट्स इनटू डेप्रिशिएबल अमाउंट। सिमिलरली आपका क्या है, टन्स के केस में जितने टन आप यूज करोगे, इसमें कैलकुलेशन इसी में कर रखी है आपकी, डिवाइड बाय टोटल टन्स इनटू डेप्रिशिएबल। तीनों क्वेश्चन सेम है, इनमें से ना कोई भी एक क्वेश्चन आप नोटबुक में कर लेना, 2 क्वेश्चन कैलकुलेटर पे कर लेना। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में से रफली सॉल्व करके सेकंड क्वेश्चन नोटबुक में कर लेना, फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेटर पे कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको एक मेथड बताती हूँ। आवर लास्ट मेथड इज सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड। थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, इसमें हम डेप्रिसिएशन पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, द नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट। जैसे सपोज हम लाइफ मान रहे 10 years की और हम अभी सेकेंड ईयर पे, 1 साल बीत चुका, कितने साल बच रहे हैं, 9 years। करंट ईयर को इंक्लूड करना है, 1 ही साल बीता है ना, सेकेंड ईयर पे तो 9 years, 9 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ लाइफ ऑफ द ईयर। जैसे 10 है, 10 + 9 + 8 करते 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 1, सारी डिजिट्स का टोटल इनटू डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब मैं आपको ना यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ, वैसे तो आप कैलकुलेटर पे करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको शॉर्टकट होता है एक ऐड करने का, 10 + 10 + 1 / 2 n × n + 1 / 2। ये कितना आ जाएगा आपका 55।
आप एक बार कैलकुलेटर पे करके देखना 10 + 9 + 8 + 7 से लेकर 1 तक, आपका आंसर क्या आएगा 55। तो इसका शॉर्टकट है बस n × n + 1/। क्लियर है ये चीज। इसका ना आपको क्वेश्चन कराती हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 3, Messrs the Cash and Company purchased a machine for rupees 10 lakh. Estimated useful life and scrap value were 10 years and 120 respectively. Machine was put to use on 1st January 17, तो वहीं से डेप्रिसिएशन लगेगा। और शो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन देयर बुक्स फॉर 2022। खरीदी कब थी 2017 में, डेप्रिसिएशन अकाउंट एसेट अकाउंट कब पूछ रहे 2022 में, बाय यूजिंग सम ऑफ इयर्स डिजिट्स मेथड, सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड। इसका ना मैं आपको करवाती हूँ, नोटबुक में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 वर्किंग नोट। सबसे पहले हम लिखते हैं वर्किंग नोट बनाते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टिल 2020। ठीक है, अब मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना था, एसेट था 10 लाख का, क्या कोई सैल्वेज वैल्यू है, यस इट इज 1,20,000। ठीक है, इनटू टोटल ऑफ लाइफ कितना है 10 इयर्स है, तो ये मैं निकाल लूंगी 10 × 10 + 1/2 करके। और पता अभी मैंने 2017 में एसेट खरीदा, तो देखो हम यहाँ पे एक शॉर्टकट लगा सकते हैं, या तो आप हर साल का अलग निकालो, 17 का डेप्रिसिएशन अलग, 18, 19, 20, 21 हर साल का, या फिर आप 5 साल का एक साथ निकाल लो। तो अपना पता है क्या आ जाएगा यहाँ पे, पहले साल में लाइफ कितनी बच रही थी 10, अगले साल सेकेंड ईयर में लाइफ कितनी बच रही थी 9 + 8 + 7 + 6। समझे, जैसे फर्स्ट ईयर अगर मेरे को डेप्रिसिएशन निकालना होगा ना, तो मैं देखूंगी अभी तो बिल्कुल भी साल नहीं बीता, 0 ईयर हुआ है तो 10, सेकेंड ईयर में 1 साल बीत चुका तो कितना बचा 9, थर्ड ईयर में 2 साल बीत चुके तो कितना बचा 8। ऐसे ऐसे मैंने सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा डेप्रिसिएशन टिल डेट आ जाएगा ₹6,40,000। तो मैं निकाल लूंगी WDV। WDV on 1st January 2022, cost of asset was 10 lakh and depreciation till date was 6,40,000, तो WDV was rupees 3,60,000। थर्ड डेप्रिसिएशन, अब लास्ट इस 2022 का निकाल लेंगे, कितना बच रहा है 3,60,000 इंटू, सॉरी 3,60,000 नहीं, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना था हमारा 8,80,000 इंटू कितने साल बच रहा अभी 5 / 55, तो कितना आ गया ₹86। कोई डाउट। मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 360, करंट ईयर डेप्रिसिएशन 80, क्लोजिंग बैलेंस, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे, ये हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट बन जाएगा। कोई भी डाउट है तो बताना मेरे को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मार्क कर लो, ये आपको रिपीट पे रिवाइज कर। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए, सिंपल क्वेश्चंस थे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना। फिर अपना टॉपिक आता है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, सपोज आप पहले एसएलएम करते थे, अब WDV पे आ गए, या ऐसा कोई भी आपने चेंज करा है, तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा वो चेंज होता है प्रोस्पेक्टिवली। Prospectively means over the remaining useful life of asset. Over the remaining useful life of asset. पिछले जो साल बीत चुके चेंज से पहले, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करेंगे, आगे के सालों के लिए, बची हुई लाइफ के लिए करेंगे प्रोस्पेक्टिवली, ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। क्लियर है ये चीज। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, कॉस्ट ऑफ मशीन है 10,50,000, रेजिडुअल वैल्यू 50,000 एंड यूजफुल लाइफ इज 10 इयर्स। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना बन रहा होगा 10,50,000 माइनस 50,000 10 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 10 इयर्स 1 लाख पर एनम एसएलएम के अकॉर्डिंग। अभी हम पहले एसएलएम लगाते थे 2 साल तक, तो 1 लाख 1 लाख 2 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका, हमारी WDV कितनी बची होगी 8,50,000। यहाँ पे देखो एक कॉमन मिस्टेक बताती हूँ, बच्चे क्या करते हैं 8 लाख लिख देंगे, भाई 8 लाख नहीं बचेगी, कॉस्ट कितनी थी 10,50,
10-50 में से 2 लाख जाएंगे। ये जो रेजिडुअल वैल्यू हम लेस करते हैं ना, ये सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। हमारी एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू एसेट कितना 1 लाख। फिर सेकेंड ईयर में भी सेम एंट्री होगी, डिप्रिसिएशन टू एसेट 1 लाख। तुम्हारा एसेट 1-1 लाख से कम हो रहा है, टोटल कितने का था 10-50 में से 2 लाख गए तो कितने का एसेट बचा 8-50। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, WDV मेथड लगाएंगे 25% से आपको डेप्रिसिएशन निकालना है थर्ड ईयर का। तो अपनी वैल्यू बचे 850 का 25%, 2-12-500। हम चेंज कर रहे हैं इसको थर्ड ईयर से प्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं करा। फर्स्ट और सेकंड ईयर में 1-1 लाख ही लगेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और अगर हम चेंज नहीं करते तो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग सेम डेप्रिसिएशन लगता है ₹1। कोई डाउट यहाँ पे? कभी भी चेंज होता है तो हमेशा क्या होता है, प्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। 8 आप नोटबुक में करना, 9 था। अगर आपका 8 बहुत ही कंफर्टेबली हो रहा है तो आप 9th को सिर्फ कैलकुलेटर पे कर सकते हो, अदरवाइज 9th भी आपको लिख के करना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, देखो एग्जाम का क्वेश्चन है ये। फिर अपना नेक्स्ट आता है रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। एसेट की लाइफ चेंज हो रही है। सपोज मैंने पहले सोचा था 10 ईयर्स, तो 2 साल बाद कितनी बचनी चाहिए थी, 8 साल। मेरे को लग रहा है नहीं नहीं, अब एसेट सिर्फ 5 साल चलेगा, तो लाइफ चेंज होगी ना। तो लाइफ में भी अगर चेंज हो रहा है तो वो भी आपका चेंज होता है प्रोस्पेक्टिव, आगे के लिए चेंज होएगा, पिछले के सालों के लिए चेंज नहीं होगा। A machine costing 6 lakh is depreciated on straight line basis, assuming 10 years working life and nil residual value for 3 years. Estimate of remaining useful life after third year was reassessed 5 years. शुरू में कितना सोचा था 10 से 3 साल बाद लाइफ कितनी बचनी चाहिए थी 7 years, बट हम कितना कह रहे हैं 5 years। लाइफ चेंज हो रही है तो डेप्रिसिएशन आगे के लिए लगेगा 5 years में, ना कि 7 years में। देखो आपकी कॉस्ट थी 6 लाख, रेजिडुअल वैल्यू नील है, तो इनिशियली आप डेप्रिसिएशन लगा रहे थे 6 लाख डिवाइड बाय 10 years 60,000 पर एनम, तो 3 साल का कितना हो गया 180। WDV कितनी बच जाएगी 6 लाख माइनस 180 420। अब मैं उसको 420 को किससे डिवाइड कर दूंगी 5 years से, रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ से। तब से डेप्रिसिएशन पर एनम कितना हो जाएगा 84,000 पर एनम, 84,000 पर एनम। तो आपको क्या याद रखना, अगर लाइफ चेंज हो रही है तो आगे के लिए इंपैक्ट देना है, पिछले सालों का डेप्रिसिएशन चेंज नहीं करना है। क्लियर है, बेसिक था, समझ आ गया होगा। अब देखो अपने पास ना 3 टॉपिक्स बचे मेजरली जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसको मैं आपको सेकंड पार्ट में, जो सेकंड वीडियो आएगी ना उसमें बिल्कुल सेपरेटली कराऊंगी। इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसको हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे हैं बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, हमने उसको कर लिया, क्विकली कर लिया, लेकिन इसको हमें लिख के करना पड़ेगा, तो ये हम सेकंड पार्ट में करेंगे। डन। अभी मेरे को आपको टॉपिक कराना है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 28। देखो रीवैल्यू वर्ड से पता चल रहा है एसेट की वैल्यू को दोबारा से कैलकुलेट कर। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एसेट की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस करते जाते हैं और उसको बुक्स में शो कर देते हैं, लेकिन आपको पता है कुछ एसेट्स की मार्केट वैल्यू एकदम से बहुत ज्यादा गिर जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमें उन एसेट्स को क्या करना पड़ता है रीवैल्यू। अब ध्यान से कंसेप्ट समझना, बिल्कुल 2 मिनट के लिए कंसंट्रेशन से सुनो उसको, बहुत इजीली समझ आ जाए। अगर मैंने एसेट का करा रिवैल्यूएशन, पहली बात जो रिवाइज्ड वैल्यू होगी ना रिवैल्यूएशन के बाद, चाहे वो बढ़ गई हो चाहे कम होगी, आगे का डेप्रिसिएशन उस रिवाइज्ड वैल्यू पर लगेगा। मैंने आपको बताया लाइफ चेंज कर दो, मेथड चेंज कर दो, चाहे वैल्यू चेंज कर दो, डेप्रिसिएशन प्रोस्पेक्टिवली चेंज होगा। ठीक है, दूसरी बात हमें उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ध्यान से समझो इस चीज को। अगर आपका रिवैल्यूएशन गेन आ रहा है, गेन मींस एसेट की फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या कहते हैं, हमारा एक कंसेप्ट उठर के आता है प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है, क्या आपने एसेट बेच दिया, नहीं बेचा ना,
अभी आप यूज कर रहे हो ना, अभी आपको सिर्फ लग रहा है कि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो उस गेन को अभी आप एक्चुअल गेन नहीं मान सकते, आपको उसको एक सेपरेट अकाउंट में डालना पड़ेगा। एसेट को तो बढ़ा दो, डेबिट कर दो, लेकिन आप पीएनएल में नहीं डाल सकते, एक सेपरेट अकाउंट में डालो, रिवैल्यूएशन रिजर्व। सपोज एसेट पहले 10 लाख था, अब 12 लाख पे रिवैल्यू हो गया, तो 2 लाख को आप इसमें डाल दोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्लियर है? अगर आपका हो रहा है रिवैल्यूएशन लॉस, मींस फेयर वैल्यू कम है, बुक वैल्यू ज्यादा थी, एसेट कम होएगा, हम कह रहे प्रूडेंस कंसेप्ट, लॉस मान लो, एक्चुअल लॉस, फटाफट, पीएनएल डेबिट टू एसेट, लॉस को लॉस मान लो लेकिन गेन टू गेन मत। क्लियर? अब कहते हैं अच्छा ये तो चलो ठीक है, इन फ्यूचर दोबारा रिवैल्यू करा, दोबारा गेन हो गया, अब क्या करें? कहेंगे दोबारा होगा तो क्या, दोबारा भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दो, पहले भी गेन था रिवैल्यूएशन रिजर्व, दोबारा भी गेन है रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर दोबारा लॉस हो गया, पहले भी लॉस था, दोबारा भी लॉस है, फिर से पीएनएल डेबिट कर दो। पर एक नई सिचुएशन बनाई उन्होंने बोला इफ अर्लियर देयर वाज लॉस एंड नाउ देयर इज रिवैल्यूएशन गेन। पहले रिवैल्यूएशन लॉस था, अब रिवैल्यूएशन गेन है, तो हम पता क्या करेंगे? वो कहते हैं भाई पहले आपने जब लॉस था पीएनएल डेबिट करा था ना, तो आपने जितना डेबिट करा था, देखो आपका एसेट अब गेन हो रहा है, एसेट तो बढ़ेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, पहले जितना आपने पीएनएल डेबिट करा था लॉस के कारण, उतना करो पीएनएल क्रेडिट टू द एक्सटेंट ऑलरेडी डेबिटेड। अगर हमारा पहले क्या था, लॉस था, अब गेन हो गया, तो जितना पहले पीएनएल डेबिट करा था उतना उसको क्रेडिट कर दो, और बचा हुआ कहां पे डालो? रिवैल्यूएशन रिजर्व। कोई डाउट? सिमिलर दूसरा केस देती हूं आपको। इफ अर्लियर देयर वाज रिवैल्यूएशन गेन एंड नाउ रिवैल्यूएशन लॉस। पहले गेन था तो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया होगा, अब लॉस हो गया, लॉस हो गया तो हमारा एसेट तो कम हो जाएगा, टू एसेट हो जाएगा। डेबिट क्या करूं? आप कह रहे हो रिजर्व पड़ा है ना, पहले गेन हुआ तो रिजर्व बना था ना, तो पहले तो आप रिजर्व को डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, और बचा हुआ किस में चला जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। पहले रिजर्व डेबिट फिर पीएनएल। क्लियर है? देखो मैं आपको इसके 2 क्वेश्चंस कराती हूँ। पहला अपना क्वेश्चन नंबर 28। Machine costing 12 lakh is depreciated on straight line basis, 10 years working life and 0 residual value for 3 years. At the end of 3rd year, the machine was revalued upward by rupees 60,000. By 60,000 होता 60,000 से बढ़ी. Remaining useful life reassessed at 9 years. Required calculate depreciation for the 4th year. अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो, ऐसे 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं। 12 लाख का एसेट था, 10 साल की लाइफ थी, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगता था? 1/20। 3 साल बाद एंड ऑफ 3rd ईयर, तो 1/20 इंटू 3, 360 का डेप्रिसिएशन लग चुका था, तो अपना 12 लाख में से 360 गया, कितना बचा? 840, 8,40,000 का डब्ल्यूडीवी बच गया। उस दिन हमने उसको 60,000 से बढ़ा दिया, तो न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,40,000 प्लस 60,000, 9 लाख। और न्यू लाइफ कितनी है? 9 ईयर्स, 9 लाख डिवाइड बाय 9 ईयर्स, तो अब अपना डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? ₹1 लाख। बिल्कुल सिंपल है, जितना भी उस दिन डब्ल्यूडीवी था उसमें रिवैल्यूएशन गेन है तो ऐड, लॉस है तो लेस कर देना, गेन था तो हमने ऐड कर दिया, डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, यहाँ रिवाइज हो रही थी तो रिवाइज से कर दिया, और न्यू डेप्रिसिएशन। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 31। Amazing Group had PP with a book value of rupees 35 lakh on 31st December. The balance in revaluation surplus on that date was 3 lakhs. Revaluation reserve में balance मतलब पहला gain हुआ था अपना. As a part of the practice of revaluing the assets on yearly basis, another revaluation was carried out on 31st December 2022. Evaluate the impact of revaluation. If fair value as a result of revaluation done was 37 lakh. Book value was 35. Fair value ज्यादा है, gain हुआ कितने का? 2 लाख का। पहले भी गेन था, अभी भी गेन है। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? पीएनएल में नहीं लेके जाना,
किसमें लेके जाओ अपना रिवेल्यूशन रिजर्व या रिवेल्यूशन सरप्लस में, एसेट डेबिट टू रिवेल्यूशन सरप्लस 2 लाख, 37 लाख माइनस 35, क्लियर। सेकंड केस 2 है, अगर फेयर वैल्यू 33 लाख हो, 33 लाख, 35 की बुक वैल्यू है, 33 की फेयर वैल्यू, लॉस हो गया 2 लाख का, हम कहेंगे रिजर्व पड़ा है ना, तो पहले रिजर्व खत्म कर लो, तो रिजर्व डेबिट टू पीई अकाउंट। थर्ड केस, फेयर वैल्यू इज 31 लाख, बुक वैल्यू वाज 35 लाख, 35 लाख वाला एसेट 35 लाख वाला एसेट 31 लाख का रहेगा, तो 4 लाख का लॉस। भाई रिजर्व तो 2 लाख का पड़ा है ना, बाकी कहां से ले, रिजर्व कितने का है, सॉरी रिजर्व कितने का, 3 लाख का, 3 लाख का रिजर्व है, बाकी अपना 1 लाख कहां से ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हो रहा है तो पीपी डेबिट, रिवेल्यूशन रिजर्व खत्म कर दो, और रिमेनिंग कहां पे से जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आपको इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 28 तो एक बार रीड कर लेना, मैंने कराई दिया, 29 नोटबुक में करना, ठीक है, 30 कैलकुलेटर पे कर लेना, और 31 एक बार दोबारा से अच्छे से रीड करना। इस फैक्ट इसको ना नोटबुक में कर लेना, लिख के देखना इसका प्रोविजन कैसे लिखोगे आप, ठीक है। अब अपने पास 2 टॉपिक्स बचे हैं, तो जो अपने फुल फ्लेश क्वेश्चन है अकाउंट बनाने वाले, जिसमें हम वेरियस अकाउंट्स बनाएंगे, और एक अपने पास बचा इंटेंजिबल एसेट्स का। इंटेंजिबल एसेट्स तो बिल्कुल 5 मिनट का टॉपिक है, तो अभी जितना कराया है ना सारा बेस था, इसको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना। आपको क्या क्या करना है, एक तो जो क्वेश्चंस बोले वो करने, और कंसेप्ट नोट्स में से अपना थ्योरी रीड करना, टॉपिक नंबर 1, 2, 3 एंड देन टॉपिक नंबर 4 आप रीड कर सकते हैं, अपना कंप्लीट हो चुका है। 5th रीड कर लेना, 5th 7th 8th, ठीक है, मतलब 8th तक अपने सारे टॉपिक्स हो गए, उसमें से एक टॉपिक आप छोड़ देना बस, 6th टॉपिक, 6th एंड 9th, ये वाला थ्योरी का टॉपिक मैं आपको कल कराऊंगी, इसके क्वेश्चंस कल करेंगे, और अभी जितना हो उसको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लेना, जहां कोई भी डाउट हो ना मेरे को बता देना। ओके, थैंक यू।